हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कल बहुत अच्छे प्यार दिए हैं जिस कारण से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सेट 2। इसमें भी आज हम लोग देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों एक बात बताइए, हमें आज कोई डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे हमारे फैमिली में या फैमिली मेम्बर हो या कोई भी, उनका कहना है क्या कि आप एक अच्छा खासा जॉब को आरपीएफ ट्रीटमेंट का जॉब बहुत बेहतर जॉब होता है उसको छोड़कर आपने एजुकेशन लाइन को क्यों चूज़ किए हैं। ऐसा क्या खास है इस बात में ना, इसमें तुम्हारा कोई अर्निंग हो रहा है ना और कुछ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अगर आप जॉब करते तो शायद आज आप लाखों करोड़ों रुपया का मालिक बन जाते। आज आप एजुकेशन सिस्टम को अपना कर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। आप जो भी लाइन को चूज़ किए हैं बिल्कुल गलत है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मेरे प्यारे, जो आज मैं लाइन चूज़ किया हूँ, जो एजुकेशन सिस्टम को मैं जो आगे बेटर बनाना चाह रहा हूँ, क्या ये लाइन सही है या नहीं, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ फैमिली वाला का कहना ये है कि आप इसमें जीरो बैलेंस पे काम कर रहे हैं, 2 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। हाँ, बात सच है कि आप 2 साल से मैं कंटिन्यू जो है जीरो बैलेंस पे काम कर रहा हूँ। आप लोग अगर सोचते होंगे ना सर जो कोर्स को बाय करता है वो पैसा तो आपके पास जाता होगा ना, बिल्कुल ऐसा कभी मत सोचिएगा। मैं जीरो बैलेंस में काम करता हूँ। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों करते हैं आप, थोड़ा सा बताइए तो समझिए। सबसे पहले मैं अगर छोटा सा मैं बात करूं क्रैश कोर्स के बारे में, जहां पे आप लोगों ने 299 रुपीज़ का फी पेमेंट करते होंगे कोर्स को बाय करने के लिए, तो 299 रुपया में सरकार के पास जाती है, याद रखिएगा 21 रुपीज़। एक सर्वर चार्ज लगता है 7 रुपीज़, नेट का चार्ज लगता है आपका 8 से 9 रुपीज़। मतलब इस तरह से काट कूट के हमारे पास तक हमारे पैसा जो आपकी पैसा जो है हमारे पास तक पहुंचती है, मान के चलिए 267 से 268 रुपये तक आपके पैसा हमारे पास तक पहुंचती है। अब ये पैसा जो है ना, जो 4 मेंबर बैठे हुए हैं जो प्रतिदिन, मैं तो क्लास ले रहा हूँ लेकिन इस क्लास के पीछे कितना मेहनत छुपी हुई है ना, वो हमारे टेक्निकल टीम कोई टाइप कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन कलेक्ट कर रहे हैं। इन सब को ना आपका पैसा जो आता है इन सब को मैं भरपाई करता हूँ। अगर इन सब जो हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो फिर मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ ना कि जो हमारे पास जो काम कर रहे हैं उनका पैसा सिर्फ मेरा खर्च जो है निकल जाए। मैं जीरो बैलेंस में काम करूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है मेरे प्यारे। बस मुझे इस बात की उम्मीद है कि भगवान ने कहा है कि अगर तुम किसी के भला चाहते हो, तुम अगर किसी को भला चाहते हो तो भगवान तुम्हारे लिए भला जरूर करेगी। बस मैं ये सोचकर हमेशा वर्क कर रहा हूं। भले आज 2 साल बीत गया है, मैं जीरो बैलेंस पे काम कर रहा हूं, आज जेब में 1 रुपीज़ में मेरे पास मनी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि एक ना एक दिन लोग जो है ना सोचते होंगे ना कि पैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल, मनी इज द नॉट ऑल ऑफ वर्क। मनी सब जगह काम नहीं करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे पैसा जो है काम नहीं करती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं आज पूरा डे जो है ना, पूरा दिन जो है मेरा आज कोई कोशिश कर रहा था डिमोटिवेट करने का, पर मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ क्योंकि वह इंसान को कभी कोई गिरा नहीं सकता है जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। मैं अपनी ज़िंदगी में कई ठोकर खाया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म को इतना आगे में ले जाऊंगा अगर आप लोग साथ ही साथ। बेटर एजुकेशन का मतलब होता है क्या कि इतना बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कंपटीशन के बाद, जब से क्लास 12 के बाद इंसान जो है ना कंपटीशन की ओर कूदते हैं। कंपटीशन का मतलब होता है कि जैसे आप एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या डिफेंस का कोई भी हो, सीएसआई, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, कोई भी हो, सारा चीज इस बेस पे तैयारी करा जाएगा ना कि बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि सर ने जो चीज हम लोगों को बताया था आज हमारे पेपर में वही चीज आया। ऐसा हम लोग लेबर को पहुंचाना चाहते हैं, और वो भी इतना मिनिमम फी होगा ना मेरे प्यारे, एक बार पे करने के बाद पूरे साल भर आप लोगों को रौंद के पढ़ाया जाएगा। आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आप लोगों की बातों से मुझे मोटिवेट मिलेगी कि सर आपने जो प्लेटफॉर्म चूज किया है बहुत बेहतर है, आपने सर जो प्लेटफॉर्म चूज किया बिल्कुल सही नहीं, आपका जॉब ही सही था। ठीक है, तो एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं और क्या बताऊं, बाकी आप लोग समझ के होंगे। कोई भी इंसान अगर कुछ कहते हैं तो मैं डिमोटिवेट नहीं हूं। हाँ, डिमोटिवेट मैं उस दिन हो जाऊंगा जब हमारे वर्क जो है ना, हमारे जो काम कर हमारे टेक्निकल टीम, वो अगर उस दिन काम करना बंद कर देंगे पैसा का कारण, तब मैं फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगा। उन लोगों का इतना बेहतर बिहेवियर है मेरे प्यारे कि मेरा पैसा मेरे पास इनकम नहीं भी होता है ना, फिर भी वो लोग बोलते सर मैं आप लोगों का हमेशा सपोर्ट करूंगा। मैं दिल से दुआ करता हूं कि ये लोग हमेशा ऊंचे स्थान पर जाएं। आज हमारे साथ बैठे हैं, इनको इस कदम तक पहुंचाना है, हम सब को मिलकर झारखंड को इस लेवल तक पहुंचाना है जहां पे लोग जो है ना चाह कर भी अपने पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने प्यार दिए, एक बार जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोगों ने प्यार दिया। फाइनली मैं आपके सामने सेट 2 लेकर आया हूं, जहां पे आज मैं आपको सामने सेट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके थे और आज मैं आपको बताने वाला हूं 51 से। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को समझिए और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था 6 लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। कितना लेक्चर?
छह लेक्चर होगी। अभी मैं हिस्ट्री से रिलेटेड बता रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग इसी तरह से देखना चाहते हैं, और मैं पहला ही वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं इतना मेहनत किया हूँ तब जाकर ये क्वेश्चन को मैं कलेक्ट कर पाया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछे गए हैं, क्या पूछे गया कि सर मुगल सम्राट में सामान्यतः महानतम शासक माना जाता है। देखिए इसमें चार जो विकल्प दिए गए इसमें से आपको बताना है वो कौन से शासक है जो सबसे महानतम है। तो बताएंगे सर जलालुद्दीन अकबर, याद रखिएगा जलालुद्दीन अकबर। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम की रिगार्डिंग छपेगी, और हमें पूरा यकीन है इस बात की कि अगर आप इन सेट को देख लेते हैं तो 30 में से 30 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, 29 भी नहीं आएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि इन 6 सेट को देखना बहुत ही जरूरी है। सुलह के कुल का अर्थ है, सुलह के कुल का अर्थ होता है पूर्व सार्वभौमिक शांति है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। यानी मुगल काल जब चल रही थी, अकबर बाबर के शासनकाल, उस समय चित्रकला सबसे ज्यादा जो है ना ऊंचा स्थान पर किसके काल में पहुंची थी। तो बताएंगे सर वो है जहांगीर। ये भी क्वेश्चन कई बार अभी तक पूछ चुके हैं, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं सर, गुलबदन बेगम किसके, यहाँ पे थोड़ा सा गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं लिखा है। तो याद रखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं नामा का रचनाकार कौन है, तो गुलबदन बेगम। लेकिन किसके आग्रह पर क्या था, तो बताएंगे सर वो है अकबर। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि भारत में सुलह के कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, तो बताएंगे सर अकबर। देखिए मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि 6 लेक्चर आप लोगों को मुझे प्रोवाइड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। बस मेरे प्यारे आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरी स्टोरी अभी मैंने आपको जस्ट बताया हूँ, अगर आप स्किप कर दिए होंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आया। मैंने स्टार्टिंग में 2 मिनट का आप लोगों का मैं अपने लाइफ का स्टोरी बताया, एक बार जरूर सुन लीजिएगा उनको। साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों तक पहुंच पाए। झारखंड के एक कोने कोने तक शिक्षा को फैलाइए मेरे लाल, जो पैसे के कारण पढ़ नहीं पा रहे, एक बार उनको इन्वाइट करिए मिसाइल क्लासेस। इस छोटे से बंदे ने, आपके एक छोटा सा भाई ने पूरे गारंटी के साथ कहता है कि वो चाह कर भी ना अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकता है। और हर माँ बाप से मेरा एक छोटा सा विनती है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज़ है ना वो है एजुकेशन। अगर आपके अंदर में शिक्षा नहीं है ना तो कोई ना कोई आपको कुचलते रहेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर में शिक्षा होगी ना तो आपको कहीं भी आपको गिरने नहीं देगी। इसलिए शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो कभी भी आपको गिरने नहीं देगी। शिक्षा होना बहुत जरूरी है। चलिए सर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जाफर। क्या था, बहादुर शाह जाफर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आता है अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। जो अस्थायी बंदोबस्त है वो कर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। किससे, कर्नवालिस। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 61 बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी शुरू हुआ था, लेकिन आपसे पूछा गया है बंगाल और बिहार में से बताइए कि अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिए जाते हैं। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त की जब भी बात आए ना आपको कर्नवालिस का नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्नवालिस। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए थे, 16 ईस्वी में आए थे। याद रखिएगा 16 ईस्वी में आए थे। तो 5वीं रिपोर्ट से संबंधित है। कौन से संबंधित है, 5वीं रिपोर्ट। और एग्जाम से 2 दिन पहले आप लोगों को मैं एक जबरदस्त क्लास देने वाला हूं। एग्जाम से 2 दिन पहले मैं जबरदस्त एक क्लास देने वाला हूं जो बहुत ही तबड़तोड़ क्लास होगी। अगर आप चाहते हैं तो ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। दक्कन दंगा आयोग का कब गठित हुआ था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा 1875 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, बिहार से किसने किया था, कब शुरू हुई थी, क्या कारण था, कब खत्म हुई थी, सारा चीज आपको ए टू जेड इसके बारे में कंठस्थ होना चाहिए। 1857 की सबसे पहले कब शुरू हुई थी, तो 10 मई को शुरू हुई थी। याद रखिएगा 1857। लेकिन कहां से, तो यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, मेरठ से हुई थी। तो आपसे पूछेंगे कहां पे, कानपुर से। तो बताएंगे सर कानपुर से नाना साहब थे। कौन थे, नाना साहब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी। अगर आपसे बहादुर शाह के बारे में पूछे तो ये बहादुर शाह जो हम लोगों के थे, याद रखिएगा ये दिल्ली से नेतृत्व किए थे। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सर अगला प्रश्न पे आते हैं, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था। याद रखिएगा 10 मई 1857 को। कब हो जाएगी, 10 मई 1857। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं फिरंगी शब्द। देखिए अगर आप ब्लूप्रिंट के एग्जाम दिए होंगे ना, ब्लूप्रिंट के एग्जाम उस दिन पहला जो अभी आप लोग एग्जाम
एग्जाम दिए, लास्ट एग्जाम जो दिए आप लोगों को हिस्ट्री का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं। मैं सारा क्वेश्चन को कलेक्ट कर लाया हूं, ब्लूप्रिंट से रिलेटेड हो या प्रीवियस से रिलेटेड हो या मॉडल पेपर से रिलेटेड हो या सबसे इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारा चीज को मैं निचोड़ करना 300 क्वेश्चन तैयार किया हूं। सारा चीज को निचोड़ कर मैं 300 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन तैयार किया हूं, जो आप लोगों को सेट 1 में बताया हूं, आज मैं आपको सेट 2 बता रहा हूं। अगर क्लास अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। फिर किस भाषा का शब्द है तो बताएंगे सर वो है फारसी भाषा का। कौन सा भाषा? फारसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आते थे 68 1897 के क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेज को परेशान किया था? तो वो परेशान करने वाले थे बख्तवाली, मर्दन सिंह, बोधगया और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया था? यानी जब 1857 में क्रांति हुई थी ना, उस समय एक क्रांतिकारी नेता थे जो नेपाल भाग कर चले गए थे। कौन था? नाना साहब और बेगम हजरत महल भाग कर नहीं बल्कि ऐसे चले गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किया था? बताएंगे सर वो था सावरकर, बीडी सावरकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीडी सावरकर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बताएंगे सर सावरकर, बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 73 भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। देखिए आप सभी को पता है कि पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। लेकिन कोलकाता से दिल्ली जो है ना हस्तांतरित किया गया था। कब? तो 1911 में। कब किए गए थे? 1911। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्लास अच्छा लग रहा हो ना तो एक बार जरूर बताइएगा, बहुत मेहनत के बाद ये सब मैं लाया हूँ। ठीक है, भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 वर्षों के आधार पर आप सभी को पता है कि लास्ट जनगणना 2011 को हुई है। फिर हम लोगों को होना चाहिए था 2021 को, पर 21 को नहीं हुआ क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था और अभी तक जनगणना नहीं हुई है। जब तक आप लोकसभा का चुनाव नहीं हुए तब तक आप लोग याद रखिएगा जनगणना नहीं होगी। तो 10 के आधार पर हर एक 10 साल बाद जो है जनगणना होती थी। तो ये आपसे पूछा गया कब से शुरुआत किया गया? तो बताएंगे सर 1881। लेकिन आपसे पूछा जाएगा प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872। ये जो 1872 में जो जनगणना बनाया गया था इसमें हर 5 साल बाद जो है जनगणना किए जाते थे। लेकिन 10 के आधार पर जो शुरू किया गया था 1881 में, ये 10 साल बाद किए जाते हैं। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनल याद रखिएगा गॉथिक शैली से इमारत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि गेट ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेट ऑफ इंडिया याद रखिएगा सारा सैनिक शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। याद रखिएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, यह क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है। याद रखिएगा ये किसके लेखक है? इसके लेखक कौन थे? तो बताएंगे सर महात्मा गांधी ने अपने हाथों से खुद लिखे थे माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 78 गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुई थी कब? तो याद रखिएगा पूरा डेट आपको याद रखना होगा। याद रखिएगा 1931 में इसका हुआ था। याद रखिए गांधी इरविन समझौता। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 79 महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया था, आप सभी को पता है, जब महात्मा गांधी वापस आए थे। कब वापस आए थे सर? 1915 को। यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। कहां से सर? अफ्रीका में। याद रखिए अफ्रीका से वापस आए थे कौन? महात्मा गांधी। उस समय ना भारत में सबसे पहले एक आंदोलन चलाया था। याद रखिएगा कहां पे? बिहार में। कहां पे? बिहार में। ये स्टोरी अगर आप लोग इंग्लिश कोर लिए होंगे ना तो एक टॉपिक पढ़े हुए इंडिगो। इंडिगो में कौन है? राजकुमार शुक्ला है ना। तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी था। महात्मा गांधी को बुलाया गया था। महात्मा गांधी आके कोलकाता में रुके थे। कोलकाता में उन्होंने कहा राजकुमार शुक्ला ने कि सर आप थोड़ा बिहार आ जाइए, हमारे चंपारण जिले में बहुत ज्यादा किसानों को अत्याचार कर रहे हैं। कौन? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के लोग। ब्रिटेन मतलब अंग्रेज लोग। तो उस समय नील की खेती होती थी, नील विद्रोह। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था याद रखिएगा 1920 में। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन 1920 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। पर अगर आपसे पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो जाएगी? भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा भारत छोड़ो
दोलन। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई थी तो बताएंगे सर 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ये सब नोट डाउन कर लीजिए और मेरे एक ही बात याद रखना, ये जो समय है ना ये फिर जिंदगी में ना आपके पास लौट कर आएगी ना मेरे पास लौट कर आएगी। इसलिए आपने ना अभी 30 दिन जो बचा है ना पूरा का पूरा सारा चीज एकदम भूल जाइए, पूरा दुनिया को भुला दीजिए। बस आपके कमरे में आपके सिवा और कोई नहीं होना चाहिए और दबा करके पढ़ाई कीजिए, क्योंकि यह समय तय करेगी आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। चलिए सर 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे 82। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है क्या? 82 बहुत ही इंपॉर्टेंट। 82 को समझना बहुत ही जरूरी है, समझिएगा। पूरा समझौता किस वर्ष हुई थी? पूरा समझौता हुआ था 1932 में। कब हुई थी सर? 1932। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव कर रहे हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 83। महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्दों कहे थे कि असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकारी चौंक? किसने कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव में। किसमें कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। और आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आप लोग ने डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से प्ले स्टोर को ओपन करिए और सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। आप आर्ट्स लिए हैं तो एक बार जरूर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। आप ट्यूशन करके क्यों ना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, क्यों ना आप कितना भी बड़ा कोचिंग कर लिए होंगे, पर आप एक बार ना जरूर आप अपने को याद रखिएगा, दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि आपको इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपके अंदर में ये कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, जग रहा है कि सर हमारे पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए हम लिख लेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है। या कैसे क्वेश्चन आएगी सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस तरह से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर सकती हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर में इस तरह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा है, याद रखिए क्रैश कोर्स। याद रखिए क्रैश कोर्स चीज का फी ओनली फॉर आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का 299 रुपीज बताया गया, जहां पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का 5 सेट दिए गए हैं। याद रखिए एक सेट में 40 क्वेश्चन, इस तरह से आप लोगों का 200 क्वेश्चन बताया गया ऑब्जेक्टिव में। मैं सब्जेक्टिव में बता दूं तो आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड किया गया है। याद रखिएगा 6 लेक्चर प्रोवाइड किया है और उम्मीद है कि इन सबको इतना बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि ना रट्टा लगाने की आवश्यकता है और ना ही आप लोगों को डरने की आवश्यकता है। सारा चीज यहाँ पे बताया गया है और हमें पूरा यकीन इस बात की कि इसी से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगी, क्योंकि ये बहुत मेहनत के बाद ये आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? बताएंगे सर चंपारण। कहाँ पे? चंपारण ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है कि चोरी चौरा कांड हुआ था। जो चोरी चौरा कांड है वो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। याद रखिएगा चोरी चौरा कांड कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। पूरा डेट आपको याद रखना है, 5 फरवरी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट कि नमक कानून किसने तोड़ा? आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने तोड़ा था। याद रखिएगा कितने व्यक्ति को लेकर गए थे? 79 भी याद रखना है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहीद आजम किसके नाम से जाना जाता है? शहीद आजम हम लोग किसको बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार का, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर या सुभाष चंद्र बोस को? तो हम लोग सरदार याद रखिएगा शहीद आजम हम लोग भगत सिंह को बोलते हैं शहीद आजम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस जो थे याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने कहा? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसका भी नाम आपको याद रखना है। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछे गए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुई थी? तो दिसंबर 1916 में। याद रखिए कब? दिसंबर 1916। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर या सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। ये भी क्वेश्चन कई बार पॉलिटिकल में भी पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री में ही पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है कई बार पॉलिटिकल में भी पूछ चुके हैं कि बताइए सीमांत गांधी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? उस तरह सीमांत गांधी किसके नाम से हम लोग जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था? याद रखिएगा वो था सिंगापुर में। सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी ना कि याद रखिएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना करने वाला कौन था? तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? ब्रिटेन में उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी। ये भी क्वेश्चन अभी तक कई बार पूछ चुके हैं कि लेबर पार्टी
पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो बताएंगे सर ब्रिटेन में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन हमारे पेपर में छपेगी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। याद रखना कब हुई थी? 1885। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए, अस्थायी अध्यक्ष तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी चुनाव कब हुई थी? पूरा डेट आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 में। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो याद रखना अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को। नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी तो कब बताएंगे? तो 16 जून 1946। कब था? 16 जून 1946। सेट 3 के लिए एक बार आप लोग दबा करके कमेंट करिए और आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो अध्यक्ष थे उन्होंने टोटल मिलाकर था, कुल मिलाकर 284। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, उसके बाद क्रिप्स मिशन या स्टफर्ड क्रिप्स। एंड ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा डी। तो देखते हैं कैसे कितना ऐसे स्टूडेंट्स मेरे प्यारे कि अभी तक आप लोग जो है शेयर करते होंगे वीडियो को। एक बार जरूर बताइएगा कि आप लोगों को दोनों क्लास देखने के बाद अंदर से कितना कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये दोनों सेट में प्रोवाइड किया हूं। देखते हैं अगर प्यार अच्छा रहा आप लोगों का, शेयर अच्छा करेंगे तो जरूर मैं सेट 3 भी आप लोगों को बताऊंगा, नहीं तो हमारे एप्लीकेशन पे ही चलेगी। मिलते हैं ना वीडियो में।